नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हमने साइंस का जो है मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था। साइंस में हमने कल पढ़ा था जीव विज्ञान के सिलेक्टेड टॉपिक्स को, तथा आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक को, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। यह वीडियो जो आपका है यूपीएससी पीईटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यौगिक या तत्व तथा उनका जो उपयोग है, किस लिए किया जाता है उनको। यह केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेयान के बारे में। फ्रेयान का जो उपयोग है यह किया था आपका प्रशीतक के रूप में। इसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं कीटनाशी के रूप में। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल होता है आपका अग्निशामक के रूप में। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है आपका बारूद बनाने में। आप ध्यान दीजिएगा, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका इस्तेमाल होता है बारूद बनाने में। इसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है आपका फोटोग्राफी में। आप याद देखिएगा, जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। उसके बाद पोटेशियम टार्टरेट का इस्तेमाल हम करते हैं बेकरी में। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यह जीवाणुनाशक एवं विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो ओजोन होता है, ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा जीवाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में भी जो ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे बात हो रही है पोटेशियम परमैंगनेट की, यह भी विरंजक एवं जल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल लाया जाता है। इसके बाद क्लोरीन का भी इस्तेमाल जो होता है यह विरंजक जल के शुद्धिकरण में होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिथियम का इस्तेमाल होता है जो है वायुयान निर्माण एवं विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में। आप ध्यान दीजिएगा, जो लिथियम होता है वायुयान निर्माण में और विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भारी जल यानी कि D2O का इस्तेमाल होता है नाभिकीय संयंत्रों में मंदक एवं प्रशीतक के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा, जो भारी जल होता है इसका इस्तेमाल नाभिकीय संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। इसके बाद एसीटोन का इस्तेमाल होता है नाखून पॉलिश को हटाने में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट यौगिक या तत्व थे तथा इनका उपयोग जो है किस लिए किया था उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। आई होप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे यौगिक दिया गया है, उनका सूत्र दिया गया है और उनका प्रचलित नाम दिया गया है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा था, इसको भैया देख लेते हैं। तो पहला यौगिक आपके सामने है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं नीला थोथा के नाम से भी आप याद देखिएगा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं तेजाब। आप देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है H2SO4। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है NaOH। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 तथा इसको हम कहते हैं लाल दवा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका प्रचलित नाम होता है लाल दवा। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला होता है HGS। इसको हम सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रचलित नाम सिंदूर है। उसके बाद पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को हम कहते हैं फिटकरी, यानी कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो यौगिक है इसका एक फेमस नाम है फिटकरी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सोडियम टेट्राबोरेट को हम कहते हैं सुहागा। इसके बाद कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यहाँ पे क्लोराइट है तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसके बाद आपका लास्ट है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं खाने का नमक। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सभी जो सिलेक्टेड टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पीटी के एग्जाम के लिए हैं। इनको बनाने में जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, हर जगह से खोज के इन सभी टॉपिक को लाना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कर दिया करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जो है हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए जो है हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपकी परीक्षा को जो है आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दिया करिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। इसके बाद अगला है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यानी कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं तो उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक के 100% सभी प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न 1 या 2 देखने को मिलते ही हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। आप ध्यान दीजिएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। उसके बाद इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल मिलता है। प्याज में आपको मिलेगा सल्फेनिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। खट्टा दूध यानी कि दही में आपको मिलेगा जो है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो दही होती है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी बिच्छू के डंक में मेथनॉइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, यह देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिएगा, चींटी या बिच्छू का जो डंक होता है इसमें मेथनॉइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद सेब में आपको मिलेगा मैलिक अम्ल। आप ध्यान दीजिएगा, जो सेब होता है इसमें मैलिक अम्ल देखने को मिलता है। उसके बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो है किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियों में थकान का जो अनुभव होता है यह किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव देखने को मिलता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, गेहूं में आपको क्या मिलेगा? गेहूं में आपको मिलेगा ग्लूमेटिक। तो इसे भी आप याद रखें, गेहूं में ग्लूमेटिक मिलता है। तो इन सभी को आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकदम जो है संयम से अपने दिमाग में याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये नोट आप देख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड का जो इस्तेमाल है फलों को पकाने में किया जाता है, तथा इसके अलावा एथिलीन, इथेफॉन रसायन का उपयोग भी फलों को पकाने में किया जाता है। तो फैक्ट भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, और यहाँ पे कुछ मिश्र धातुएं दी गई हैं, उनके अवयव दिए गए हैं और उनका जो उपयोग है किस एरिया में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, उसको आइए देख लेते हैं। तो पहली मिश्र धातु आपके सामने है ब्रास, यानी कि मेटल, यानी कि पीतल की यहाँ पे बात हो रही है। तो पीतल में क्या क्या होता है? पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। आप देखिए, जो पीतल होता है यह कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब इसका अवयव आप याद रखिएगा, कॉपर और जिंक, तथा यह इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद कांसा में क्या होता है? कांसा में कॉपर और टीन देखने को मिलता है। कॉपर में, कांसा में जो है, इसमें किससे मिलकर बनता है कांसा जो है? तो कांसा जो है कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, तथा इसका उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके बाद जर्मन सिल्वर जो होता है, इसका उपयोग हम करते हैं बर्तन बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में, तथा यह इसमें कौन कौन से मिश्र धातुएं होती है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। इसके बाद गन मेटल में आपको मिलेगा कॉपर, जिंक और टीन, तथा इसका उपयोग होता है तोप, गियर बनाने में, बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों बनाने में गन मेटल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद टांका जो होता है, यह जो है आपका टीन और लेड यानी कि पीबी का जो है मिश्र धातु होता है, यह जोड़ों में टांका लगाने के काम आता है। इसके बाद आपका मुंज मेटल जो होता है, यह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, यह जहाजरानी उद्योग में इस्तेमाल में लाया जाता है, आपका मुंज मेटल। इसके बाद डच मेटल जो होता है, यह भी कॉपर और जिंक का होता है। आप याद देखिएगा, जो डच मेटल होता है यह भी, इसमें कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है मिश्र धातु के रूप में। इसमें कॉपर होती है 80% और जिंक होता है आपका 20%। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉपर होती है 80% और जिंक होती है 20%, तथा डच मेटल का इस्तेमाल होता है सस्ते आभूषण बनाने में। इसके बाद रोज मेटल में आपको मिलेगा क्या? तो रोज मेटल में बिस्मथ, लेड और टीन, यानी कि यह 3 धातुओं से मिलकर बनता है आपका रोज मेटल। Bi मतलब होता है बिस्मथ, Pb मतलब होता है आपका लेड यानी कि सीसा, और Sn मतलब आपका होता है टीन। तो यानी यह 3 मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है रोज मेटल। इसका इस्तेमाल होता है स्वचालित फ्यूज बनाने में। इसके बाद आपका लास्ट है और मिश्र धातु मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका बनता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से। आप याद देखिएगा, यहाँ पे Mg है, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो यह आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है क्या? तो यह आपका है मैग्नीशियम, तथा यह उपयोग में लाया जाता है हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है आपका मैग्नीशियम मिश्र धातु। तो ये टॉपिक भी आपको याद रखना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला आपका यहाँ पे है, इसको आइए देख लेते हैं एक नज़र में, कि जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला है। तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ की जो भू प्रॉपर्टी होती है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनके प्रतिशत आपको याद रखने। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अगर हम भू प्रॉपर्टी यहाँ की बात है, कि अर्थ क्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा 47%। उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है 28%, एल्युमिनियम आता है तीसरे नंबर पे 8%, फिर लोहा आता है आपका
5%, कैल्शियम आपका आता है 3.5%, उसके बाद सोडियम आता है और 3%, पोटेशियम आपका होता है 2.5%, मैग्नीशियम आपका होता है 2% और अन्य तत्व आपके आते हैं 1%। तो भू प्रॉपर्टी पे ये कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं उसको आपको याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद पूरी पृथ्वी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें, यानी कि होल पृथ्वी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम देखें कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो लोहा सबसे टॉप पे आता है, फिर आता है आपका ऑक्सीजन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर क्रस्ट की बात हो तो क्रस्ट पे यानी कि भू प्रॉपर्टी पे ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। अगर पूरे पृथ्वी की बात हो तो पूरे पृथ्वी में लोहा सबसे अधिक मात्रा मिलता है। तो ये क्रम आपको दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोनों आपको याद रखना है कि भू प्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है और पूरे पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला है, यहाँ पे हमने कुछ एल्कोहलिक पेय पदार्थों को लिखा हुआ है और उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है और वे किस चीज़ से बनते हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो विस्की में होता है आपका 40 से 50% तक का एल्कोहल होता है, यह जौ से बनता है। इसके बाद ब्रांडी जो होती है, ब्रांडी में भी 40 से 50% अल्कोहल की मात्रा होती है, यह अंगूर से बनता है। रम जो होता है, रम में 45 से 55% लगभग जो है एल्कोहल की मात्रा होती है, यह शीरा से बनता है। उसके बाद जीन जो होता है, जीन में 35 से 40% तक जो है आपकी अल्कोहल की मात्रा होती है, यह मकई से बनता है। इसके बाद बियर में जो है 3 से 6% तक की अल्कोहल की मात्रा होती है और यह जौ से बनता है। इसके बाद शैंपेन में जो है 10 से 15% तक अल्कोहल की मात्रा होती है और यह अंगूर से बनता है। और साइडर जो होता है, साइडर में 2 से 6% तक की अल्कोहल की मात्रा होती है और सेब से बनता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे है पॉलीमर और उनका उपयोग। यहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के पॉलीमर को लिखा हुआ और उनका उपयोग क्या है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। तो पॉलीथीन का उपयोग होता है थैलियाँ, ट्यूब, पैकिंग सामग्री बनाने में। पॉलीस्टाइरिन का उपयोग होता है रेडियो व टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में। पॉलीप्रोपाइलिन का उपयोग होता है ट्यूब बनाने में। टेफ्लॉन का उपयोग होता है आपका नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, जो टेफ्लॉन होता है इसका उपयोग होता है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का इस्तेमाल होता है केबल बनाने में। इसके बाद नायलॉन का इस्तेमाल होता है वस्त्र उद्योग में और टेरिलिन का इस्तेमाल भी होता है आपका वस्त्र उद्योग में। तो ये पॉलीमर हैं और उनका उपयोग क्या किस किस एरिया में होता है इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए, उनकी अभिक्रियाशीलता दी गई, इनकी रिएक्शन यानी कि जो ये तत्व हैं कितने अधिक सक्रिय हैं, कितने अधिक अभिक्रियाशील हैं, उनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है घटते हुए क्रम। यानी कि सबसे अधिक जो तत्व है, जो सबसे अधिक सक्रिय है वो होता है आपका पोटेशियम होता है, सबसे टॉप पे पोटेशियम आता है। फिर आपका सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा। उसके बाद आपका आता है जिंक आता है, फिर आयरन आता है और फिर लेड आता है। तो ये अभिक्रियता घटते हुए क्रम में दी गई है, इसको भी आपको याद रखना। सबसे अधिक सक्रिय धातु होती है पोटेशियम, फिर आती है सोडियम। ये सभी क्रम आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ को हमने कवर कर लिया है केमिस्ट्री के। आई होप यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो साइंस का सेक्शन होगा वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।